IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपसे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। आज हमने सोचा है कि हम आपसे काउंसलिंग की चीज़ें आपसे डिस्कस कर लें। मेरा नाम असफ़र है। मैं 18-19 ईयर से लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग सेमिनार्स एड्रेस करते रहते हैं। आज हमने अपने दोस्त अदनान भाई को बुलाया है। अदनान भाई माशाल्लाह 17-18 साल से एसोसिएटेड हैं इसी प्रोफेशन से, और IBA ग्रेड्स का जो ECAT MCAT का प्रोग्राम है उसको हेड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो अदनान भाई से मैंने कहा है कि आज आपसे टिप्स शेयर करें। इनके सेशन होते हैं तो माशाल्लाह ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं कि हम भी कहते हैं यार ये तो हमें पता ही नहीं थी। और इतनी डायनेमिक फील्ड है, चेंजेस इतनी ज़्यादा, इतनी फ्रिक्वेंटली होती हैं कि बाज़-औक़ात 1-2 साल वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी पुरानी हो जाती है। तो अदनान भाई से हम इंशाल्लाह डिफरेंट सेशंस करेंगे और मुख्तलिफ सेशंस की वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज बात करने का इरादा ये कि थोड़ा सा नस्ट पे बात हो जाए, और मैं अदनान भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दें और थोड़ा सा ये बताएं कि अदनान भाई, अगर किसी को नस्ट में दाखिला लेना है 2020 में, तो 2020 में अगर उसे दाखिला लेना है तो वो इस वक्त उसको क्या सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अगर नस्ट में एडमिशन लेने के लिए बच्चे ने प्लानिंग की है और वो सोच रहा है, वो इंटरेस्ट रखता है, तो फिर उसको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि नस्ट के एडमिशन टेस्ट कितने होते हैं और कब कब होते हैं। अगर एडमिशन टाइमलाइन के लिहाज से बात करें तो नस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, दिसंबर फर्स्ट, देन उसके बाद मार्च अप्रैल और फिर उसके बाद जुलाई। तो दिसंबर अगर हम बात करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों के लिए कि वो अभी इंगेज होते हैं अपने इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स में। तो दिसंबर तो बहुत सारे बच्चे इसको इसीलिए ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उनकी पैरेलल स्टडी चल रही होती है, एकेडमिक साथ साथ होती है। लेकिन मार्च और अप्रैल बहुत आसानी से बच्चा जो है ऑप्शन में रख सकता है, और मार्च और अप्रैल की तैयारी करने से उसको फ़ायदा ये होगा कि एक तो उसको नस्ट का टेस्ट का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि नस्ट में वो कितना स्कोर कर सकता है और मज़ीद उसको कितनी मेहनत करनी है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं कि जिन्होंने NET 2 ही दिया और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। अभी लास्ट ईयर की एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो गोपाल प्रकाश हमारे पास जो स्टूडेंट है 173 स्कोर किया उन्होंने। 173 स्कोर करने के बाद वो बच्चा बहुत रिलैक्स भी हो गया क्योंकि एडमिशन इस पर कंफर्म होता है। इस्लामाबाद में उसको जाना था, मैकेनिकल उसको करनी थी, उसने ईजिली मैकेनिकल ऑप्ट की और फिर उसने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए और ए लेवल्स में भी उसके ग्रेड स्ट्रेट एज आए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी स्टडी के ऊपर भी, और वो बहुत आसान रास्ते से नस्ट में एडमिशन भी ले लिया। तो अगर वो कोई भी बच्चा नस्ट में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि दिसंबर, मार्च, अप्रैल और जुलाई, ये 3 डेट्स अपने जहन मगर में रखें। अदनान भाई दिसंबर तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर दिसंबर जल्दी, कुछ जैसे हमारे पास तो कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो अगस्त में स्टार्ट कर लेते हैं, और अगस्त में स्टार्ट होने का मकसद ये होता है कि वो बच्चे जो कि गैप ईयर लेते हैं उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट होता है कि उनके पास पूरा टाइम है, वीकडेज में भी फ्री हैं, वीकेंड्स में भी फ्री हैं, तो वो इजीली हमारी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर जो वीकडेज में होती हैं वो कोर्स कवर कर लेते मतलब हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसका टेस्ट दिसंबर में हो जाएगा, इसका स्कोर अच्छा आ जाएगा तो ये नियरली कंफर्म हो जाएगा, क्लासेस इसकी स्टार्ट होंगी सितंबर में? सितंबर में। तो ये चीज़ जो है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो गैप ईयर ले रहे हैं। लेकिन वो बच्चे अगर जो अभी करंटली ए लेवल्स कर रहे हैं और वो चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं वो कि भाई हम NET 1 भी दें, तो उनको इस्लामाबाद जाना होगा। इस्लामाबाद में ये पेपर होता है और इसमें भी उनका अक्सर बच्चों का मतलब ऐसा है कि स्कोर बेहतर आ जाता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि लक आपकी अच्छी होती है तो आपने जो AS में पढ़ा होता है टेस्ट उस पर ज़्यादा होता है तो आप कि ये 70% AS में आ गया, तो 1 लाख अच्छी थी, आपका आ गया, आपने अच्छा स्कोर कर दिया। तो ये ऑप्शन भी अगर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं आप बिल्कुल करें। दिसंबर में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर दिसंबर नहीं तो मार्च अप्रैल तो आपने लाजमी करना चाहिए। मगर मेरी, अगर जैसे मैं दिसंबर के इनरोल होने वाला हूँ, मैं अक्टूबर में पहुँच गया हूँ, मेरा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, मैं डायग्नोस्टिक दे रहा हूँ, मेरा 80-90 स्कोर आ रहा है, या नवंबर में मेरा स्कोर आ रहा है, तब तो मैं हाँ बिल्कुल, उस वक्त फिर आपको ये ऑप्शन नहीं रखना चाहिए और फिर आप मार्च अप्रैल की तैयारी करें जिस तरह। लेकिन आप टेस्ट में ज़रूर रहें, रेगुलर टेस्टिंग में रहें, अपना डायग्नोज रेगुलर करते रहें ताकि आपको ये मालूम रहे कि आपको कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए और मज़ीद स्कोर कितना इम्प्रूव। तो हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर बच्चे का पता चल जाता है। अनसर्टेनिटी आप रख लें 10 प्लस माइनस कि अगर 130 स्कोर कर रहा है तो वहाँ बहुत बहुत मुश्किल पेपर आया तो 120 हो जाएगा और बहुत आसान आया तो 140 हो जाएगा। तो ये इस तरह से उसको अच्छा अपना स्कोर डायग्नोस करते रहना चाहिए। अच्छा अदनान भाई, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि यार मतलब मार्च अप्रैल में हम देंगे और मई में हमारे इम्तहान है और जून में हमारे लेवल्स के भी इम्तहान है, मई में भी इम्तहान है,
तो मार्च अप्रैल तक मेरी तैयारी हो जाएगी। तो अगर मैं लेट्स से सिर्फ जुलाई टारगेट करूं और सिर्फ अगर मैं इंटर के इम्तहान के बाद आऊं या ए लेवल्स के एग्ज़ाम के बाद आऊं, जून जुलाई में आऊं, तो ये मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो ये कैसी सोच है? देखिए आपने अगर प्लान किया है नस्ट के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि नस्ट में 75% जो है वो टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन होता है। तो जो टेस्ट की वेटेज है वो ज़्यादा है। इंटरमीडिएट को या ए लेवल्स को आपने जो टाइम दिया है वो तकरीबन एएस पूरा हो गया, फर्स्ट ईयर आपका पूरा हो चुका है। अब जो टाइम है उसके अंदर आपने जो भी ग्रेड्स को मेंटेन करना है या परसेंटेज को मेंटेन करना है, उसके साथ साथ अगर आपने नस्ट को नहीं देखा तो आफ्टर एग्ज़ाम आपके पास 2 महीने होते हैं। लास्ट 4 ईयर्स से हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये कि इन 2 महीनों के अंदर 1 महीना रमज़ान का होता है, सख्त गर्मी होती है, हमारी क्लासेस सुबह से शाम तक होती हैं, बच्चा आता है, पढ़ता है, कोर्स कंप्लीट तो अच्छे से कर लेता है, बट उसकी जो प्रिपरेशन में जो उसको खुद को टाइम देना होता है वो नहीं मिल पाता। बहुत कम टाइम होता है। बहुत कम टाइम होता है उसके पास कि वो अगर 6 दिन क्लासेस ले रहा है और 1 दिन उसको छुट्टी का मिल रहा है, उसमें भी हम ग्रैंड टेस्ट करें तो फिर उसको टाइम मिलना मुश्किल होता है। तो वो बच्चे जो कि एग्ज़ाम्स के बाद करते हैं वो रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल फेज से गुजरते हैं, और वो बच्चे जो कि मार्च अप्रैल की तैयारी करते हैं और उसमें भी अगर स्कोर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो एक आइडिया होता है, उन्हें प्रैक्टिस होती है, उनका कोर्स कंप्लीट होता है, वो घर पर बैठ कर भी उसका रिवीजन कर सकते हैं और आसानी से वो NET 3 यानी जुलाई में जो टेस्ट हो रहा है उसमें आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, नस्ट के साथ ये तमाम चीज़ें आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जुलाई में जो है GIK, फास्ट, IST, प्यास ये एडमिशन हो जाते हैं। तो आप जब CIE दे के फारिग होते हैं या इंटरमीडिएट दे के फारिग होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बेहतर तौर पर इन तमाम कोर्सेज़ को एक साथ कर सकें। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि आप पहले से तैयारी करें। अच्छा अदनान भाई, ये बात तो आपने बताई कि अगर नस्ट की तैयारी करनी है और नस्ट में जाना है तो आप मार्च अप्रैल को ज़रूर टारगेट करें। इवन दो कि आप बहुत सीरियस नहीं है उसके लिए, इवन सीरियस आप जुलाई के लिए, मगर मार्च अप्रैल को टारगेट करेंगे तो मार्च अप्रैल का ऑप्शन भी खुल जाएगा और जुलाई के लिए भी आप अच्छा तैयार कर लेंगे। अदनान में कितनी घंटे की क्लासेस लेनी पड़ती हैं अगर आप रिकमेंड करते हैं, और उसको ड्यूरिंग द वीक कितना घर पे पढ़ना होता है? क्लासेस कितनी लेनी है, घर पे कितना पढ़ना होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हैं। हमारी क्लासेस जो होती हैं वो सैटरडे संडे क्लास होती हैं, 4 आवर्स की क्लास होती है। इस क्लास के बाद अगर बच्चा जाकर जो टीचर ने सैटरडे पढ़ाया 4 घंटे और संडे संडे 4 घंटे, ठीक है। इस क्लास के बाद अगर बच्चा घर पर जाकर इन चीज़ों को रिवाइज कर ले, इसको एक अच्छा रिवीजन दे दे, तो ये चीज़ें उसके दिमाग में रह भी जाती हैं और इस तरह उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, वो आराम से वो कवर कर लेता है। अब रिवीजन के लिए कितना टाइम? रिवीजन के लिए कुछ बच्चे जो कि बहुत मतलब अबव एवरेज आप कहते हैं उन्हें, अच्छा जहन रखते हैं, तो आधा घंटा भी बहुत है, आधे घंटे में वो चीज़ों को कवर कर लेते हैं और रिवीजन उनका अच्छे से हो जाता है। लेकिन वो जो कि थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं या वो टाइम इतना ज़्यादा स्टडी को नहीं दे पाते या थोड़ा स्लो होते हैं, तो उनको 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा रिवीजन करने में। तो ओवरऑल अगर आप पूरे वीक में देखें कि जो सैटरडे संडे आपने क्लास ली है उसकी तैयारी आप कितनी देर में करेंगे, तो वो आपको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे से 4 घंटे लग सकता है। 3 से 4 घंटे आप रिवीजन के लिए रख लें, बिल्कुल, और सैटरडे संडे मिला के टोटल 8 आवर्स की पढ़ाई 8 आवर्स की आपकी पढ़ाई हुई। सही है। तो अगर आप सैटरडे संडे 8 आवर्स क्लासेस को दे रहे हैं और 3 to 4 आवर्स रिवीजन को दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा इसको मैनेज नहीं कर सकता या उसके लिए मुश्किल होगा। बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। तो ये बहुत आसान सा एक तरीका है जिससे बच्चा मार्च और अप्रैल के टेस्ट के लिए बहुत आसानी से तैयार हो सकता है। अच्छा अदनान भाई, एक इम्पॉर्टेंट सवाल एक ये भी अक्सर सामने आता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं माशाल्लाह जिनके मैट्रिक में बहुत अच्छे ग्रेड्स होते हैं, या जिनके इंटर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, या उनके ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज होते हैं, मैथ्स फिज़िक्स की और केमिस्ट्री में उनकी बहुत अच्छी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो वो तैयारी करें वो तैयारी ना करें, क्या फ़र्क है? बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, और असर भाई इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हैं और ये सोचते हैं कि हम अगर अच्छे ग्रेड्स रखते हैं तो फिर हमें ऐसा क्या है टेस्ट के अंदर क्या आने वाला है डिफरेंट जो हमने आज तक नहीं पढ़ा। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि कोर्स का डिफरेंस होता है। कोर्सेज़ किस लिहाज से डिवाइड है हमारे पास, एक हमारा बच्चा जो CIE करता है उसका एक अलग कोर्स है, फेडरल का एक अलग कोर्स है, सिंध बोर्ड का एक अलग कोर्स है। जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं नस्ट GIK प्यास वगैरह, ये तमाम फेडरल यूनिवर्सिटी है, इनका एक कोर्स है फेडरल बोर्ड का कोर्स, उसके ही अकॉर्डिंग बच्चा तैयारी करे और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाता है। तो अगर बच्चे ने शुरू से ही ये कोर्स पढ़ा है
तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है तैयारी की, लेकिन इतनी खास उसे क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं। उसको आइडिया है फेडरल बोर्ड की किताबों में क्या लिखा हुआ है और क्या चीज़ें उससे पूछी जाएगी। लेकिन वो बच्चा जो CIE दे रहा है, ए लेवल्स कर रहा है या इंटरमीडिएट सिंध बोर्ड से करता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने कोर्स में पढ़ी ही नहीं है। मतलब ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो और मैथ्स पढ़ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि CI के कुछ मतलब कुछ उसमें कुछ टॉपिक्स चीज़ें फेडरल ऐसी- बोर्ड के और NTS NS के टेस्ट में आती हैं बिल्कुल आते हैं। जो आप कह रहे हैं कि बच्चा CI में नहीं पढ़ता। हाँ, मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, कॉनिक सेक्शन है हमारा मैथ्स का, जो ए लेवल्स का स्टूडेंट बिल्कुल भी उसे पता ही नहीं, तो जैसे ही वो आके यहाँ पे नाम सुनता है टीचर से, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो वो एकदम घूम जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे करेंगे। तो वो जो फिर अगर बच्चा एग्जाम्स के बाद आता है तो उसके लिए तो और मुश्किल हो जाता है। और अगर टाइम 6 मंथ या 8 मंथ का उसके पास होता है तो टीचर बहुत आराम से वो टाइम देकर उसको समझा सकता है चीज़ें। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि कुछ चीज़ें उसने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, वो पढ़नी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उनका जो टेस्ट होता है वो MCQ बेस्ड होता है। ए लेवल्स में जो पेपर 1 होता है वो MCQ बेस्ड होता है, लेकिन ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो हर बच्चा जो है वो तैयारी किस तरह करता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लास्ट से कर रहा होता है। इंटरमीडिएट में तकरीबन 80% पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो वो उसी लिहाज से तैयारी कर रहा होता है। तो जो MCQs की तैयारी है वो मिसिंग है। अब इसमें एक चीज़ MCQs में एक तो आता है शॉर्ट ट्रिक्स, कि वो लाजमी हर सब्जेक्ट की बच्चे के पास होनी चाहिए। कितना Plus, कितना दानवे कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है? अगर हम नस्ट की बात करें तो 200 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं देना आपने। अब अगर आप मैथ्स की बात करें तो नस्ट में 80 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, तो हमारा नहीं ख्याल कि हम बच्चे को 80 क्वेश्चन और 80 मिनट्स में वो बच्चा ए लेवल्स वाला हो या इंटर वाला हो विदाउट कैलकुलेटर वो कर ले। हमारी यहाँ एक आदत है बच्चे की कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर के साथ तो मैथ्स हो जाती है तो उसकी जो टॉपिक्स without उसने calculator। पढ़े हुए भी हैं, एक तो कुछ टॉपिक उसने पढ़े नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने ये बताया कॉनिक सेक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर उसने चैप्टर पढ़ा हुआ भी है, कोई चैप्टर उसने पढ़ा है मगर उसकी उसमें उसकी MCQs के एतबार से प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो है। उसको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, दूसरा ये जो कैलकुलेटर वाला फैक्टर है ये बहुत बहुत मैटर करता है, और बच्चे को फील होता है कि मैं विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन कैसे करूँगा, मुझे मतलब साइन थीटा, साइन 30, साइन 45, साइन 90 सब याद होना सही चाहिए। है। तो ये तमाम चीज़ें टाइम लेती है, इतनी आसानी से नहीं होता। इसी तरह केमिस्ट्री में हम आ जाए तो पीरियोडिक टेबल बच्चे को पूरा याद होना चाहिए, उसके जहन में होना चाहिए। कभी भी ए लेवल्स वाला बच्चा जो है वो पीरियोडिक टेबल के बगैर पेपर नहीं करता, उसको पेपर पीरियोडिक टेबल दिया जाता है, बुकलेट दी जाती है तो वो काम करता है। तो ये आदत उसकी बनी हुई है, जिसको 6-8 महीने लगते हैं तो वो इस पैटर्न पे आता है और फिर वो एक अच्छा टेस्ट देके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिरी में बस आपसे ये सवाल कर लूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और उसके लिए वो SAT 2 देते हैं, मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री देते हैं। तो वो जो टेस्ट की तैयारी उन्होंने की है, वो टेस्ट दिया है, तो क्या वो काफ़ी है? उसके बाद उसको इस टेस्ट की, एक तो डिफरेंस क्या है दोनों टेस्टों में, और क्या वो कौन सा स्कोर ऐसा होगा उसमें जिसको आप कहेंगे कि भाई अगर आपके पास ये SAT 2 का स्कोर आ गया है तो बस ये फिर आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, आप जो है ना नस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नस में आप बता रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ SAT 2 के बेसिस पे होती हैं। जी हमारे यहाँ जो ए लेवल्स का क्राउड है वो सेट 2 की प्रिपरेशन करता भी है, सेट 2 का एग्जाम भी देता है। तो सेट 2 को अगर लोकल यूनिवर्सिटीज़ से देखें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेट 2 की लिहाज से एडमिशन देते हैं, सेट 2 की बुनियाद पर एडमिशन देते हैं। इंटरनेशनली सेट 2 ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमने भी कोर्स को ऐसा कंप्राइज किया हुआ है, ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि उसके अंदर अगर वो ECAT का यानी नस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो आसानी से सेट 2 का एग्जाम भी दे सकता है। NET किया हुआ तो SAT 2 का एग्ज़ाम दे सकता है, आसानी से थोड़ी दे प्रैक्टिस सकता है। उसको करनी पड़ेगी। हाँ, 50% ऑफ कोर्स जो ECAT का है ना वो सेट 2 में आता है। हाँ, हम तो 100% कराते हैं उसे। अच्छा, तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, तीनों ही में बहुत आसानी से दे सकता है। हमारा एक्सपीरियंस भी ये रहा है, बच्चों ने दिया है और अच्छा स्कोर लिया है। अच्छा स्कोर क्या होता है? अच्छा स्कोर सेट 2 में जो एलिजिबिलिटी है वो तो 550 है आउट ऑफ 800, आउट ऑफ 800, 3 सब्जेक्ट के मिला के ये तकरीबन हो गई 1900 बन जाता है। ठीक है। तो ये आपका जो ये स्कोर है ये तो एलिजिबिलिटी है, लेकिन एडमिशन इस पे नहीं होता। सही। एडमिशन के लिए आपको अगर एवरेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो 2200 प्लस, और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो 2300 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने SAT 2 दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, अगर आपका स्कोर 2300 नहीं, चले 2250 ले लें, थोड़ा सा और उसको पीछे कर लेते हैं, बिल्कुल। यानी कि आपके SAT 2 में ऑन एवरेज 750 आउट ऑफ 800 है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो फिर सिर्फ तकरीबन सेफ है, या उसकी चांस बनता है, उससे नीचे एक चांस नहीं बनता, तो वो आप अगर उसकी बेसिस पे आप दाखिला लेना चाहते हैं, 2 आप एलिजिबल हैं मगर आपका एडमिशन नहीं मुश्किल होगा। हो जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भाई। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह के सेशंस और करें। और आज तो हमने नस पे ज़्यादा बात कर ली, अगली दफ़ा हम GIK पे बात कर लेंगे, कभी प्यास पे बात कर लेंगे। तो एक कोशिश है, एक स्टेप हमने उठाया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, IB ग्रेड्स ऑनलाइन जो उसका एड्रेस है, फेसबुक पेज के थ्रू हम लोगों तक रीच करें, बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि और कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर हमें भेजें, कमेंट्स में ज़रूर भेजें, ताकि उसको हम एड्रेस कर सकें। इसके अलावा कोई आपको सवाल पूछना हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।